हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और ये आप समझ लीजिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन फैक्टर आपको जानना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के नेचर को समझने के लिए सबसे पहला काम हम लोग जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों को जानना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहली चीज कुछ एक टर्म्स यूज होंगे। जैसे इसमें देखिए, आपको मेटल का इस्तेमाल करना है और वो मेटल कैसा रहेगा, गैसियस एटम यूज करना है और वो गैसियस एटम का नेचर कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा। ये टर्म आपको आना चाहिए, ये टर्म जो है आपको आना चाहिए, तभी आपको इंफॉर्मेशन होगी। यानी यहाँ पे आपको मेटल के बाद मेटल होना चाहिए और मेटल में कम से कम अगर एक मोल लिया है तो 10⁻23 एटम्स होंगे। अब इमेजिन करिए, एक मोल एटम्स लिया, मेटल लिया है तो उसमें इतने एटम्स लगभग होंगे। हमें उसी में से गैसेस, और सारे एटम्स किस फॉर्म में होने चाहिए, गैसेस फॉर्म में। अब इन्हीं 10⁻23 एटम्स से एक एटम को आप कंप्लीटली रिमूव कर लीजिए, यानी हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये गैसियस सिस्टम है, ढेर सारे एटम है, ये ढेर सारे एटम्स हैं। अब ढेर सारे एटम्स हैं तो यहां से एक एटम्स को आप कंप्लीटली रिमूव कर लीजिए। एटम कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, और वो सिस्टम कैसा है, गैसियस सिस्टम है, गैसियस मेटल सिस्टम है भाई। अब इस गैसियस सिस्टम में से किसी एक एटम को आप कंप्लीटली रिमूव कर लीजिए। कंप्लीटली रिमूव करने का मतलब हो गया, अब वो एटम फ्री हो गया। जैसे किसी भी क्लास में से एक स्टूडेंट को बाहर निकाल के क्लास के बाहर कर दीजिए। अगर स्टूडेंट को क्लास के बाहर कर देंगे तो वो क्लास का जो एनवायरनमेंट है उससे वो फ्री हो गया, क्लास के एनवायरनमेंट से वो फ्री हो चुका है। ऐसे सिस्टम को, ऐसे एटम को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम कहेंगे। हमें यहां ये टर्म जानना है, ए गैसियस एटम कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। ठीक, जो सिस्टम है उसका जो भी चेंजेस है, जो भी एनवायरनमेंट है, उससे वो अलग हो जाए। तो यहाँ पे इस वर्ड की मीनिंग है और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो गैसियस एटम की बात करें आइसोलेटेड, तो यहां पे आपको हम दिखा रहे हैं जो भी चीजें हैं। जैसे हमने एक टर्म लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी बताने चल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ आपने बताया ये सेल होते हैं, और सेल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये आपका सब इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। ठीक, इसे आप क्या कह रहे हैं, वैलेंस सेल, यही तो कह रहे हैं, इसे आप वैलेंस सेल कह रहे हैं। और वैलेंस सेल से आपको, अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये पूरा सिस्टम किसका है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। और जो एटम होगा वो हमेशा मेटालिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये ध्यान रखिएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अब हमें इस वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। अब आप खुद देखिए, यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और यहां इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल का है, ये दो चार्ज हो गए, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना, K Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक लगता है भाई।
F इज इक्वल टू के क्यू एन, ये कूलाम्बिक फोर्स लगता है, दो आयंस के बीच में चार्ज फोर्स लगता है, यानी इस फोर्स से एक दूसरे से बंधे होंगे कौन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। अब आपको जो एनर्जी, जो आपको इसको निकालना है तो इससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, और रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है आप उसी का नाम दे रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए आप खुद, आपको आइडिया हो जाएगा। सेल 3 है ना, हमने 3 सेल ही बनाया है यहाँ पे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, और तीसरा सेल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और ये बैलेंस सेल जो है अब ये वैकेंट हो गया, यानी बैलेंस सेल यहाँ पे वैकेंट हो गया। अगर बैलेंस सेल वैकेंट हो गया इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, और उसको कहा, इससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, जितनी फोर्स यहां लग रही है उससे ज्यादा एनर्जी अगर आपने दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। और जानते लेकर जाएगा कहां, लेकर जाएगा वो इन्फिनिटी लेवल पे। ऐसा नहीं कि लेकर जाकर कहीं बगल में रख देगा। कोई चीज हमने यहां से उठाई, ये पेन उठाई, पेन उठा के बगल में रख दिया, मतलब उसको वहां से हटाएगा, इन्फिनिटी लेवल पे भेज देगा। ठीक है, ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन फिर से वहां से आ जाए वापस, ऐसा नहीं। तो ये चीज आपकी डेफिनेशन देखिए इसकी क्या हो जाएगी, यानी the amount of energy, the amount of energy required, amount of energy required to remove an electron, to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, from the valence shell of an isolated gaseous atom, और वो gaseous atom न्यूट्रल नेचर रहता है, ठीक है, टू इन्फिनिटी लेवल, चाहे आप कह सकते हैं टू इन्फिनिटी लेवल। ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये, ठीक है भाई, ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हुई। तो देखिए फिर से हमने क्या कहा, हमने कहा ये एक अरेंजमेंट दिखाया हमने, ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी लगेगी। क्यों एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्लस और माइनस है, ये प्लस न्यूक्लियस और माइनस वैलेंस सेल है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और वो आपने पढ़ा होगा कूलाम्स लॉ, दो चार्ज आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो वैल्यू है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 इसका चार्ज हो गया, R स्क्वायर इनके बीच की डिस्टेंस R डिस्टेंस हो गई। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, इसी चीज को कहें, तो जैसे ही ये बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इस फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने एनर्जी दिया, और एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा, उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। हाँ, शर्त ये है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपको बोलना पड़ेगा लैंग्वेज, आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लोग देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, कोई भी मेटल लिया हमने, गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको भी आप कह रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, और ये जो है M+
और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, M प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को आपने क्या कहा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा है। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। और आप चाहे तो इसको कहीं कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच के टर्म में, एनर्जी डेल्टा एच एंथैल्पी के टर्म में दिखाई देता है। डेल्टा एच भी दिखाई देता है, इस तरह से भी दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इस तरह से भी कहीं दिखाई दे, बुक में दिखाई दे डेल्टा एच, तमाम बुक्स में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह का सिंबल है। तो हम IE का इस्तेमाल अधिकतर कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया होगा IE की बात हो रही है। ठीक है भाई, IE की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो भाई अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें यहाँ पे, तो यूनिट देखिए नॉर्मली इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दिखाते हैं। जो यूनिट है इसकी नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल पर एटम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये वैल्यू होती है। अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम इसी को ऑब्जर्व करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, तो ये बताया होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ये होता है भाई, इसको याद किए रहिएगा। ये चीज एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है 96.49 किलो जूल पर मोल। यानी किलो जूल पर मोल में भी यूनिट इसकी हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 1 किलो जूल पर मोल में भी एक्सप्रेस हो सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी जूल किलो जूल में हम लोग नॉर्मली एक्सप्रेस करते ही हैं। तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनर्जी की वैल्यू जो है वो किलो जूल पर मोल दिखाया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल के बीच में क्या रिलेशन है, इसको आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया। ठीक, अब आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट। क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल में दिखाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल पर एटम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसका ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई, अब आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालिए तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालिए तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालिए तो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की हम लोग उसी में चर्चा करने चल रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की चर्चा करेंगे और फिर उनमें कंपेयर करेंगे किसकी कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट है डालिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, है डालिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग एक ही देखिए साइज, अगर आपने आयन की साइज कल पढ़ा होगा तो आयन की साइज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। जो आपने साइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कल प्रीवियस वीडियो में, उसका कॉन्सेप्ट अब आपको आगे चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़िए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़िए, चाहे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़िए, उसमें पूरे में साइज का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा।
और हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताएंगे जो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, तो उसको ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप याद कर डालिए और नॉर्मली आपको दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा एक न्यूट्रल गैसियस एटम ले लिया M, और यहां पे M प्लस पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ये हो गया ये, इसको हम लोग कह रहे हैं IE1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो IE1। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे IE1 कर रहे हैं। फिर देखिए अगर M प्लस गैसियस से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये बन जाएगा M2 प्लस गैसियस, और इसे बोलेंगे IE2 और प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकालें तो N2 प्लस गैसियस, ये कन्वर्ट हो जाएगा M3 प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। गौर करने की यहां बात क्या है, गौर करने की ये है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब आप देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो जितना छोटा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो अब बताइए पेरेंट एटम की अपेक्षा कैटायन की साइज क्या होती है, स्मॉल। पेरेंट एटम की साइज बड़ी, कैटायन की साइज छोटी, और कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी, और छोटी हो जाएगी। सीधे सीधे यही तो बताया। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपने कल बताया, एक टर्म पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज, याद है, यानी P/E रेशियो, P/E रेशियो पढ़ा था ना। पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां P/E रेशियो कम होगा, यहां P/E रेशियो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना। प्रोटॉन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपनी तरफ से, सपोज करिए यहां 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन 10 ही होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9। यहां कितना होगा, 10 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9, 8 हो जाएगा अब यहाँ पे। तो P/E रेशियो यहां देखिए, P/E रेशियो 1 आएगा, P/E रेशियो 1.1 आएगा, और P/1.25 आएगा। तो कहां पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स थर्ड वाले में क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अगर यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, P/E रेशियो पर इलेक्ट्रॉन हाई है, यानी ये हाई है, तो इसका मतलब है कि थर्ड वाले में IE3 मस्ट बी ग्रेटर देन IE2 and IE2 is greater than IE1, और ये फिक्स होता है, जान लीजिएगा। IE3 is greater than IE2 is greater than IE1, ये फिक्स होता है। ये मतलब इसमें सीक्वेंस में चेंज नहीं होता है, ये सीक्वेंस बिल्कुल कांस्टेंट होता है, कांट चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा इस बात। IE3 is greater than IE2, IE2 is greater than IE1, ये फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, हमने आपसे बताया कि कैटायन की साइज कल ही बताया था, हमने कहा प्रीवियस वीडियो देख करके खूब अच्छे से तैयार होकर के तब पढ़ेंगे, तब इंटरेस्ट आएगा, वरना आपको सब लगेगा दूर से, लगेगा दूर दूर से पढ़ रहे हैं, और जब इन्वॉल्वमेंट आपका कम होता है तो भी आपको कहीं ना कहीं असुविधा महसूस होती है। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखिए कैटायन की साइज छोटी होती है, और कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज और छोटी होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से कहा जा रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये चीज है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। लिख लीजिए, जल्दी से करिए, तेज चलिए, क्योंकि बहुत तेज चलने के बावजूद भी हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं
ओके भाई, चलिए आगे। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, अब हम लोग चल रहे हैं इसका फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है नॉर्मली। और इन सभी चीजों को जब आप ध्यान देंगे तो आगे की चीजें पढ़ने में आपको सुविधा होगी। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने आपसे कहा आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कुछ किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो कितना है, और न्यूक्लियर का फोर्स अगर ज्यादा होगा तो साइज अपने आप श्रिंक करेगी, साइज स्मॉल होगी। इसका मतलब है साइज, न्यूक्लियर फोर्स ये इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अगर हम लोग पहला ले लें एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब आप खुद एग्जांपल लीजिए, खुद समझिए ध्यान से। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक। यहां पे 3 सेल है, यहां पे कितना सेल है, 2 सेल। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे 2 सेल दिखाई दे रहे हैं। तो कौन छोटा कौन बड़ा ये आपको पता चल रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है जान लीजिए, सेल की संख्या 3 है, सेल की संख्या 2 है, तो ये साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। ये साइज स्मॉल होगी और ये साइज क्या होगी, लार्ज होगी। तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, यहां पे कम होगा, और यहां पे जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कम एनर्जी लगेगी और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी जो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है यहां पे क्या होगा, हाई। यहां न्यूक्लियर फोर्स क्या है, यहां न्यूक्लियर फोर्स क्या है, लो है। जो न्यूक्लियर फोर्स है समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी बात हो रही है। तो अगर फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको क्या लगेगी, कम एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर साइज बड़ी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज अगर छोटी है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यानी सीधा सीधा रिलेशन हो गया, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपको ये चीज याद रखनी चाहिए बस, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम अभी दूसरा फैक्टर भी इसी से रिलेटेड है तो इसलिए इसको हटा नहीं रहे हैं, अब उसका आइए देखते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। बहुत से लोग इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। हम लोग न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहां जेड से, और जेड किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड है भाई, ठीक। और हम लोग यहां न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर फोर्स से ही हम लोग रिलेटेड है। ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर फोर्स से ही बात हो रही है। न्यूक्लियर फोर्स खुद देखिए ध्यान से, न्यूक्लियर फोर्स अगर लो है तो साइज लार्ज है, साइज लार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी लो। मतलब ये लो तो ये लो, और ये हाई तो ये हाई। क्योंकि अगर न्यूक्लियर फोर्स लो होगा तो साइज बड़ी होगी, और साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और न्यूक्लियर फोर्स अगर हाई है तो साइज छोटी होगी, और साइज छोटी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी,
साइज अगर छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनसी का मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज 60 में लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो ये आपका हुआ पहला। दूसरा आपको खासियत एक और जान लीजिए, ये दोनों फैक्टर जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेम यही रिलेशन, यही इन्फ्लुएंस जो है आयोनाइजेशन एनर्जी में जैसे कर रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी दिखाई देगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी दिखाई देगा। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और हम फिर आपसे कह रहे हैं प्रीवियस वीडियो को देख करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कीजिए, क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान देंगे तो आपको पढ़ने में धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप तीसरे चैप्टर के लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। थर्ड फैक्टर हम लोग जो है सबसे इसका इंपॉर्टेंट माना जाता है और जो इन सब पे प्रभावी भी होता है और इसी से क्वेश्चन भी ज्यादा पुटअप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जाने रहिएगा। और ये सब पे प्रभावी भी होता है, मैंने आपसे बार बार कहा ये सब पे प्रभावी होता है जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करने चल रहे हैं। ठीक है, अगर इस चीज को सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो हम यहां बता सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो एक लाइन ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैक्टर कहीं लग रहा है तो पहला और दूसरा फैक्टर वहां इसके सामने सरेंडर हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर लागू है तो जो पहला और दूसरा फैक्टर वो सरेंडर मान लेगा। इसी के आधार पे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, यानी हम लोग शॉर्ट में इसको कह रहे हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर डोमिनेटेड ओवर फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर। फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, जान लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर डोमिनेटेड ओवर फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर, पहला और दूसरा फैक्टर जो आपका है उस पे ये डोमिनेट होगा। ऐसा कैसे कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसमें ये कहा गया है जो भी एलिमेंट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। और जब एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से के लिए फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन required large amount of energy। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, हाई। अभी दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, चीजों को बस लेकर साथ चलिए, आपको आइडिया हो जाएगा। हमने क्या कहा, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, जैसे NH2 NP3, ये जानते हैं किसका होता है, ग्रुप 15 का।
अब हम नाम भी ले ले रहे हैं, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, NH2 NP6, ये ग्रुप 18 का हो गया, ग्रुप 18 हो गया, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप 15 और ग्रुप 18 दो चीजें लिया हमने, ग्रुप 15 और ग्रुप 18। ग्रुप 15 जो होता है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? यस में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 3 बॉक्स होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह हाफ फील्ड हो गया। अगर हाफ फील्ड है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई। ठीक है भाई। अब ग्रुप 18 का जो होता है ये आपने बताया, ये आपका होता है फुल फील्ड। ये कैसा होता है? फुल फील्ड। फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना बता रहा है ये देखिए, पी में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा हो गया? फुल फील्ड। और जब फुल फील्ड होगा तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? हाई। कहने का मतलब है कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है? अपने ऑक्टेट, अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया या लूज कर दिया और उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे एलिमेंट जिनके हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है ग्रुप 15 और ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी 15 की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, 18 की हाई होगी। ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के रूप में भी। इतनी चीजों को पहले आप समझिए, ठीक है भाई? ये चीज आप समझ सकते हैं, इसको नॉर्मली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ओके भाई। अगर हम लोग इसी को लेकर चले तो और भी फैक्टर हैं जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए इसको, नेक्स्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। चौथा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर आपने सुना होगा, अगर जैसे न्यूक्लियस की बात करते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट एस पाया जाता है, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी और फिर उसके बाद एफ। ये मालूम होना चाहिए आपको। न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट, यानी न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होने की वजह से एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा? एस पे, फिर उसके बाद पी पे, फिर उसके बाद डी पे और फिर उसके बाद एफ पे। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें एक सेम सेल है, सेम सेल का मतलब एन की वैल्यू सेम है, हमें जैसे 3s और 3p मिल गया, 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, 3p से निकालना हो, तो आप 3s से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स उस पर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 3p, और इस वजह से 3p से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू 3s। यानी हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे s ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस से अगर हम लोग कहें s ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन p
p orbital, then d orbital, then f orbital। तो इसका मतलब है कि s की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम, ठीक, और एफ की पेनिट्रेटिंग पावर मिनिमम, ठीक है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा मैक्सिमम ऑन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अगर हम लोग यहां कंडीशन अब ले रहे हैं, सेम सेल कह रहे हैं, सेम वैल्यू ऑफ एन ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, सेम वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब सेल की संख्या सेम होनी चाहिए, सेम वैल्यू ऑफ एन। अगर सेल सेम है, अगर सेल सेम है तो आप जानते क्या है, तब यहां पे यस से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, एस ऑर्बिटल रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी देन पी एंड सो ऑन, उसे लिख दे रहे हैं एंड सो ऑन। इस तरह से हमने आपसे क्या कहा, इस पे देखिए न्यूक्लियस का फोर्स इस पे ज्यादा लग रहा है, ठीक। अब न्यूक्लियस के बाद एस के बाद पी पे लग रहा है, पी के बाद डी पे लग रहा है, और डी के बाद सबसे लास्ट में किस पे लग रहा है, एफ ऑर्बिटल। हमारा कहने का मतलब है एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हमारे और आपके बीच में कोई भी इंटरवेनिंग एलिमेंट नहीं है, तो हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं, आप हम अपनी बात हमसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इसके बीच में नहीं है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी के लिए इंटरवेनिंग एस ऑर्बिटल है, मतलब दोनों के बीच में आने वाला एस ऑर्बिटल है। वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के फोर्स को कुछ ना कुछ सील्ड करेगा, इस वजह से इस पर फोर्स कम लगेगा, इस पे और कम लगेगा, इस पे और कम लगेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू पी ऑर्बिटल, इन कंपैरिजन टू डी ऑर्बिटल, इन कंपैरिजन टू एफ ऑर्बिटल। इसको जान लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई जगह यूज होता है, इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसको अलग से अपलोड करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, ये हमें कहां मिलता है, इट अकर्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये कहां पाया जाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में पाया जाता है। इट अकर्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, वहां पे हम लोग नॉर्मली इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे देखिए आप, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से। अब अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो पहले देखिए क्या होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, आप खाली कमरे में जब बोलते हैं तो आवाज आपको इको सुनाई देती, आवाज की गूंज सुनाई देती, वो इको साउंड सुनाई देती है। लेकिन अगर उसी कमरे में आपने सामान को भर दिया तो जो इको साउंड है वो खत्म हो जाता है, वो इको साउंड खत्म हो जाता है। इसका मतलब है जो हम लोग के मुंह से आवाज निकल रही है उसका कुछ ना कुछ पार्ट, उस जो भी ऑब्जेक्ट आपने कमरे में रख दिए हैं
उसने एब्जॉर्ब कर लिए। यही चीज यहां पर भी है, यही चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं यहां पे। जैसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इंटरवेनिंग जो बीच वाले हैं इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़िए, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। और ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा हमने? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब देखिएगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अब इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, तो हमने कहा ना ये प्लस है ये माइनस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। तो जब इनके और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया तो पहले इन पे लगेगा, फिर इन पे लगेगा, और तब जाकर के ये फोर्स कहां लगेगा? इन पे लगेगा, इन पे लगेगा। तो इसका मतलब इसकी ताकत जो है अब बटी, इनके बीच में बटी। ठीक, तो आपको मालूम है ये जो न्यूक्लियस का फोर्स यहां डायरेक्ट लग रहा था, ये ताकत अब इनके बीच में बट गई, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कह रहे हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हम लोग। और ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है एक्ट एज स्क्रीन, एक्ट एज स्क्रीन किसके किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एक्ट एज स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रहा है एज स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। और ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है। कौन रिड्यूस कर रहा है? जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फोर्स को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इनके द्वारा द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई दीज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड व्हाट? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या कहीं कहीं आप शील्डिंग इफेक्ट भी सुनते हैं, आर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, और इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अब आप जानते हैं हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिए। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में कैसा बिहेवियर शो करते हैं? स्क्रीन की तरह। और ये स्क्रीन करता क्या है? इट रिड्यूसेस न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसे रिड्यूस करने का काम करते हैं। और द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई दीज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा, कौन सा इफेक्ट? जो न्यूक्लियस के फोर्स को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगने से रोक रहे हैं, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे उतना ही ज्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी। सिग्मा मतलब शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा सेल की वैल्यू होगी, भाई सेल ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो सिग्मा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जैसे आप यहां पे देखिए, यहां कै सेल है? 1 2 3। यहां कै सेल है? 1 2 3 4, 4 सेल है ना। तो कहने का मतलब है इसमें सेल की संख्या 1 2 3 4 है।
इसमें 1 2 और ये 3 है। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो हम लोग ये कह सकते हैं इसमें सिग्मा यानी इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। आप खुद देखिए, पहले इसमें लगा, फिर इसमें लगा और फिर इसमें लगा और फिर लास्ट में जो है सबसे लास्ट में जाकर के यहां लगा। तो कहने का मतलब है, आप वैसे भी देख लीजिए, इंटरवेलिंग सेल कितने हैं? 3। इंटरवेलिंग सेल 2 है, तो 2 सेल है और 3 सेल है, तो सेल की संख्या अगर बढ़ेगी तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी। और आप जानते हैं यहां पे एक टर्म हम लोग अभी आगे कभी पढ़ेंगे, जब ये इस पे हम लोग वीडियो देखेंगे, तो जेड इफेक्टिव निकालने का फार्मूला होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब सील्डिंग इफेक्ट, सिग्मा मतलब सील्डिंग इफेक्ट ये, और जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, और ये क्या हुआ? सील्डिंग कांस्टेंट हो गया, सील्डिंग कांस्टेंट इसको कह रहे हैं। ये लिया जाएगा सील्डिंग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पे सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं अगर सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इधर देखिए हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कहा सिग्मा हाई है, सिग्मा अगर हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लो हो जाएगा। सिग्मा अगर जो है हाई है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लो हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे लो हो जाएगा तो हम सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। अरे भाई सिग्मा अगर ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी अपने आप ही, न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा, और न्यूक्लियस का फोर्स अगर कम लगेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप नॉर्मली जो है आयनाइजेशन एनर्जी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसको थोड़ा सा इतना पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है कल पीरियाडिक वेरिएशन बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा किया जाएगा, तो थोड़ा सा इतना पढ़ डालिए। नेक्स्ट डे। थैंक यू।